Ethics with S. Ansari remains the best ever choice. Do you know that ethics paper is the only paper in general studies that pays more with less efforts? One can easily secure 130 to 140 marks. Lukman IAS is a well-established name since 2014 for ethics paper. We offer 3 types of courses: Ethics Foundation course, Ethics Case Studies, and Ethics Test Series. Since 2015, Lukman IAS students have maintained the records of securing the highest marks in this paper. So, why to wait? Contact us today for more information. हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर दीक्षा जोशी है। मुझे इस साल सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में रैंक 19 प्राप्त हुआ है और ये मेरा 3rd अटैम्प्ट था सिविल सर्विसेज में। मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट मेडिकल साइंस है और इस वीडियो के थ्रू मैं एक जनरल स्ट्रैटेजी फॉर सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम को डिस्कस करूँगी। आई हैव टेकन अप ऑप्शनल इन अ सेपरेट वीडियो, तो आप उसके लिए उसको रेफ़र कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग विथ प्रीलिम्स। तो प्रीलिम्स में अगेन आई हैव मेड अ सेपरेट वीडियो बिकॉज मेरा फर्स्ट 2 अटैम्प्ट्स में प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ था। सो आई हैव इलेबोरेटली डिस्कस्ड इन दैट वीडियो, बट यहाँ पे इफ़ आई कैन टेल यू इन अ जिस्ट कि प्रीलिम्स के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक तो अपने रिसोर्सेज को, राइट रिसोर्सेज को फाइंड करना है। बाय विच आई मीन दैट डू नॉट फॉलो अननेसेसरी कोचिंग मटेरियल या फिर बहुत सारा मटेरियल जो भी मार्केट में अवेलेबल रहता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो भी स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं मैंने वो दूसरे वीडियो में डिस्क्राइब किए हुए हैं, सो यू कैन रेफर देयर। आप चाहे प्रीवियस ईयर कोई और टॉपर वीडियोज़ देख के सोर्सेज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उस तरीके के सिर्फ स्टैंडर्ड सोर्सेज को ही आप रेफ़र करें और उनको अपनी प्रिपरेशन में यूज़ करके उनका मल्टीपल रिविजन्स करें, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो प्रीलिम्स के लिए है वो कि आप किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर ना करें। फॉर एग्जांपल मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में एंशिएंट मिडीवल के जो टॉपिक्स थे उस तरीके के टॉपिक्स पढ़े ही नहीं थे। तो आप ऐसे बिना किसी टॉपिक को पढ़े जो कि आपके सिलेबस का पार्ट है एग्ज़ाम में ना जाएं, बिकॉज डेफिनेटली देयर विल बी अ फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम दोज एरियाज़। तो आप वो उसका आपको एक लॉस होगा। तो दूसरी स्ट्रैटेजी ये रहेगी। तीसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आप अपने मॉक पेपर्स को सॉल्व करते हैं तो उन मॉक पेपर्स का एनालिसिस ज़रूर करें। मैंने अपने फर्स्ट 2 अटैम्प्ट्स में जो मॉक पेपर्स, फर्स्ट अटैम्प्ट में तो पेपर्स सॉल्व ही नहीं करे थे, बट सेकेंड अटैम्प्ट में जो पेपर्स सॉल्व करे वो एकदम माइंडलेसली सॉल्व करे, बट उतना उनके एनालिसिस पे कभी फोकस नहीं करा। तो ध्यान रखें कि आप जो भी पेपर्स सॉल्व करते हैं उसको एनालाइज करें। एनालाइज करने से मेरा मतलब है कि आप ये देखें कि जो क्वेश्चंस उसमें गलत हो रहे हैं क्या वो आपके सेक्शनल जो आपके सोर्सेज हैं वहाँ से आ रहे हैं और उसके बाद गलत हो रहे हैं, या फिर आपको वो पता ही नहीं है। तो उस तरीके की स्ट्रैटेजी, अगर कोई भी आपका क्वेश्चन जो आपकी बुक में दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल अगर लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन पॉलिटी में गलत हो रहा है तो वो आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप बुक में जाएं और उसको दोबारा से मार्क करें और उस टॉपिक को दोबारा पढ़ें और एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी उसमें डेवलप करें, तो उससे आपका स्कोर इम्प्रूव होने में हेल्प होगा। सेकेंडली एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है विथ रिगार्ड टू प्रीलिम्स कि जो CSAT का पेपर होता है, आप प्लीज़ CSAT के पेपर को ना इग्नोर करें। CSAT के लिए आप जनरल क्वांट वाला जो पोर्शन है उस पर फोकस करना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उसके लिए आप मैंने RS अग्रवाल की एक जो कम्पेटिटिव एग्ज़ाम्स की बुक आती है उसको रेफ़र किया था। आप किसी और सोर्स को भी यूज़ कर सकते हैं, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा कि CSAT में आई थिंक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप डेफिनेटली फॉलो करें, उनको सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें और उनका आंसर देख लें। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो वो आप क्वेश्चन को यूट्यूब पे टाइप करें और उसके पीछे UPSC लिख के सर्च करें, तो आपको शॉर्ट 1 to 2 मिनट्स के वीडियोज़ अवेलेबल हैं। तो आप उन वीडियोज़ को देख के अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं और उस तरीके से आप CSAT की प्रिपरेशन कर सकते हैं। फॉर CSAT ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट थिंग, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर बैकग्राउंड, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप एटलीस्ट 1 से 2 CSAT के पेपर्स डेफिनेटली करके जाएँ बिफोर गोइंग इन टू द एक्चुअल एग्ज़ाम, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट प्लस कि आप किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं उसका एक एनालिसिस होना ज़रूरी है इससे पहले कि आप एक्चुअल एग्ज़ाम हॉल में जाएं। तीसरा एक प्रीलिम्स का इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है एनालिसिस ऑफ हैविंग अ काम माइंड। दिस
actually works on the day of the exam, because this happened in my second attempt that I had created a lot of pressure for myself, और वहाँ पे मैंने OMR में बबल गलत मार्क कर दिया था. तो उस तरीके का अननेसेसरी प्रेशर खुद के लिए ना क्रिएट करें. हैव अ कॉन्फिडेंस कि जो भी आपने पढ़ा है वो एक तरीके से एक राइट चीज़ ही पढ़ी है. हैव फेथ इन योर हार्ड वर्क, और एक काम एंड कंपोज्ड माइंड के साथ एग्ज़ाम हॉल में जाएं, तो उससे आपका प्रीलिम्स का स्कोर डेफिनेटली इम्प्रूव होगा. ऑल्सो जो प्रीलिम्स में GS पेपर 1 और CSAT के बीच का जो 2 घंटे का ब्रेक होता है, उसमें किसी भी तरीके का अननेसेसरी प्रिडिक्शन की कट ऑफ कितना होगा, आपका आंसर सही था या नहीं था, उस तरीके की चीज़ों से बचें. CSAT का पेपर फिनिश होने दें. जब वो पेपर फिनिश हो जाए आफ्टर 4:30 देयर इज़ अ लॉट ऑफ टाइम. बहुत सारे आंसर कीज़ अवेलेबल होती हैं, आप बाद में चेक कर सकते हैं. बट उस 2 घंटे के ब्रेक में ये सब चीज़ें ना करें. अगर पॉसिबल हो तो या तो आप ब्रेक ले सकते हैं, या फिर क्विकली अगर कोई कॉन्सेप्ट डिफ़िकल्ट लगता है क्वांट पोर्शन में, या फिर कॉम्प्रिहेंशन अगर आप कुछ 1-2 पढ़ना चाहें बिफोर गोइंग, तो उस तरीके की आप चीज़ें इन बिटवीन दोज 2 आवर्स कर सकते हैं. ऑल्सो आफ्टर जब आपका प्रीलिम्स का पेपर फिनिश हो जाता है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपने आंसर कीज़ चेक करके ये मेक श्योर कर लें कि आपका स्कोर ऑप्टिमम है, एंड देन नेक्स्ट डे से आप अपना मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट कर लें. बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम गोज़ वेस्टेड बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस कि एग्ज़ाम क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है. और मेरे साथ भी ऐसा हुआ, बिकॉज मुझे CSAT में थोड़ा सा डाउट था. सो आई काइंड ऑफ वेस्टेड 20 डेज़ बिटवीन जब तक रिज़ल्ट नहीं आया था. तो उस तरीके की चीज़ों से बचें, बिकॉज वो अगेन आपके मेंस के स्कोर को हैम्पर करेगा. एंड प्रीलिम्स इज़ ओनली क्वालिफाइंग, एंड मेंस इज़ द मेजर थिंग जो आपका रैंक डिसाइड करता है. तो अपने प्रिपरेशन में एक तो पहले से इतनी स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन रखें कि प्रीलिम्स आपका इफेक्टिव मार्जिन से क्लियर हो. और नहीं भी हो रहा है, इवन इफ़ देयर आर डाउट्स एंड डायलेमास, तो डू नॉट वेट कि रिजल्ट आए. अपने मेंस की प्रिपरेशन को राइट टाइम पे स्टार्ट कर दें. तो आई थिंक दिस विल बी द जिस्ट ऑफ द प्रीलिम्स स्ट्रैटेजी. तो अब हम मेंस की स्ट्रैटेजी की बात करते हैं. तो दिस वाज माय फर्स्ट मेंस, बट आई हैव बीन एबल टू स्कोर डिसेंटली इनफ इन द मेंस एग्ज़ाम. तो मेंस की अगर हम बात करें तो फर्स्ट वील स्टार्ट विद द एसे पेपर. तो एसे के लिए जो मैंने किया था उसमें यही था कि जो आपके जो भी कॉमन टॉपिक्स होते हैं उनके आप कुछ 1 पेजर्स तैयार कर लें. मैंने वो टॉपिक्स अनुदीप दुरी शेट्टी सर का जो ब्लॉग है वहाँ से उनको डाउनलोड किया था, और उन्होंने अपना एक हैंड रिटन PDF भी शेयर किया है. तो आई यूज्ड दैट एज वेल. तो उस तरीके से मैंने वो जो PDF में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए थे, उन टॉपिक्स के मैंने या तो कुछ कॉमन कोट्स बाय एनी फेमस पर्सनालिटी, या फिर उससे रिलेटेड कोई एनेक्डोट. अगर आपको एनेक्डोट कलेक्ट करना है, वो आपका कोई पर्सनल स्टोरी हो सकता है जो आप उस टॉपिक से रिलेटेड जानते हैं, आपके पर्सनल एक्सपीरियंस का हो सकता है. अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप थ्रू न्यूज़पेपर्स जो भी पढ़ते हैं, जो न्यूज़ चैनल्स पे सुनते हैं, उस तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन को आप उस एनेक्डोट में यूज़ कर सकते हैं. उसके अलावा जैसे कि लास्ट टाइम था कि ओलंपिक्स चल रहे थे, पैरा ओलंपिक्स में काफ़ी सारी सक्सेस स्टोरीज़ थी, तो उस तरीके की अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको पता है तो वैसी कुछ इन्फॉर्मेशन आप अपने एनेक्डोट में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. सेकेंडली उसके अलावा आपको एक तरीके से उनके 1 पेजर जो नोट्स बनाने हैं उसके लिए कोई डिफरेंट सोर्सेज को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. मैंने उसमें जो भी सोसाइटी, सोशल जस्टिस, पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस या फिर एनवायरनमेंट एंड साइंस टेक में पढ़ा था, सिमिलर सोर्सेज को यूज़ किया. बट इम्पॉर्टेंट है कि एटलीस्ट आप उनकी हेडिंग्स को एक पेज पे लिख लें, ताकि आपको वो एक जगह पर मिले और रिवाइज़ करने में हेल्पफुल हो. स्पेशली ऐसे पेपर के एक दिन पहले या फिर इन द मॉर्निंग आप क्विकली उन चीज़ों को एक बार देख सकते हैं, ताकि आप किसी कॉन्सेप्ट को ना भूलें. दिस वुड बी विथ रिगार्ड टू कि आपको ऐसे के लिए प्रिपेयर कैसे करना है. सेकेंडली, ऐसे लिखने की स्ट्रैटेजी. तो जब भी आपको ऐसे का जो पेपर मिलता है तो उसमें इम्पॉर्टेंट है कि आप राइट टॉपिक को चूज़ करें. वो टॉपिक आपकी स्ट्रेंथ से रिलेटेड होना चाहिए. तो एडवाइजेबल यही होगा कि आप जो भी 8 टॉपिक्स होते हैं उन सभी टॉपिक्स को पढ़ें, और उसके बाद देखें कि आपके पास मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन किस पे है. किसी इसी ऐसे टॉपिक पर ऐसे लिखने की ना कोशिश करें विच इज़ वेरी क्लोज टू योर हार्ट, बट आप उस पर एक डिविएट हो जाएं और एक ही तरीके का ओपिनियन एक्सप्रेस करें. बिकॉज आपका ऐसे होलिस्टिक होना चाहिए, उसमें अलग तरह के डायमेंशंस होने चाहिए. तो उसका ध्यान रखें कि ऐसा ना हो कि आपको उस टॉपिक के बारे में सिर्फ एक ही तरीके की इन्फॉर्मेशन पता है. फॉर एग्जांपल, यू नो ओनली द पॉलिटिकल एंगल ऑफ दैट टॉपिक, और आप सिर्फ पॉलिटिक्स के बारे में लिख रहे हैं, पर आप सोशल, इकोनॉमिक या फिर उसका इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट जो है उसको मिस कर रहे हैं. तो उस तरीके की चीज़ों को अवॉइड करें, बिकॉज वो आपके मार्क्स को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है. सेकेंडली, ऐसे में इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बिकॉज जो रिसेंट ट्रेंड चल रहा है कि आप कुछ फिलोसॉफिकल टॉपिक्स जो रहते हैं उन पे भी अपने एसेस प्रैक्टिस कर लें.
फ़िलोसॉफ़िकल टॉपिक्स के लिए आई थिंक एथिक्स का जो मटेरियल होता है वो काफ़ी हैंडी होता है, बिकॉज़ उसमें आपको काफ़ी थिंकर्स एंड फ़िलोसॉफर्स के कोट्स मिल जाएंगे. यू विल ऑल्सो गेट टू नो अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स एंड डेफिनेशंस. तो वो आप अपने एथिक्स के जो नोट्स हैं उनको अपने ऐसे पेपर में यूज़ कर सकते हैं. तो दिस इज़ हाउ आपको ऐसे अपना प्रिपेयर करना है. सेकेंडली, जब आप लिख रहे हैं तो एटलीस्ट स्पेंड 15 to 20 मिनट्स इन ब्रेनस्टॉर्मिंग कि जो लास्ट का एक शीट फॉर रफ वर्क दिया होता है वहाँ पर आप अपने टॉपिक्स में क्या क्या आइडियाज़ इनकॉर्पोरेट करेंगे, आप किस तरीके से इंट्रोड्यूस करेंगे, क्या आपके पार्ट्स बॉडी में इंक्लूड होंगे, कैसे आप उसको कंक्लूड करेंगे, ये आप उस 15 मिनट्स की ब्रेनस्टॉर्मिंग में डिसाइड कर लें और उसके बाद ही अपना ऐसे लिखना शुरू करें. डोंट बी इन अ हरी कि एकदम से जैसे ही पेपर मिला और आप डायरेक्टली जो फ्रंट पेज है वहाँ से लिखना स्टार्ट हो गए. सो बी माइंडफुल ऑफ दिस एंड दिस विल हेल्प टू इम्प्रूव योर स्कोर. जो डायमेंशंस में इंक्रीज़ करने की बात कर रही हूँ ऐसे पेपर में, उसमें ध्यान रखें दैट देयर इज़ अ स्पेकल स्ट्रैटेजी दैट दे से कि सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल, इन्वायरमेंटल सारे एंगल्स को इंक्लूड करने की कोशिश करें. चाहे वो कैसा भी टॉपिक हो, उस पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके सोचें कि क्या 1 या 2 पॉइंट ऐसे हैं जो मैं इसमें कल्चरल एंगल से ऐड कर सकता हूँ या फिर सोशल एंगल से अगर मैं कुछ ऐड कर सकती हूँ. तो उस तरीके की चीज़ों को अगर आप करेंगे तो उसको एग्जामिनर को पढ़ने में भी काफ़ी ईज़ होगा. एक और कॉमन क्वेरी रहती है कि हमें किस तरीके से ऐसे लिखना चाहिए, शुड वी इंक्लूड पॉइंट्स और नॉट. आई एक्चुअली सॉ इन माई एक्चुअल पेपर फ्यू पीपल मेकिंग सम डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स इवन इन दी ऐसे पेपर. आई थिंक मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि ऐसे पेपर में एटलीस्ट डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स और पॉइंटर्स शुड बी अवॉइडेड, बिकॉज ऐसे इज़ एन पेपर ऑफ योर क्रिएटिविटी, ऑफ योर एक्सप्रेशन. तो वहाँ पे ऐसे डायग्राम इस तरीके की चीज़ों को ना आप बनाएं और पैराग्राफ फॉर्म में उस ऐसे को पूरा लिखें, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा. नेक्स्ट हम मेंस में फर्स्ट पेपर होता है GS1. तो GS1 के सिलेबस में आपका हिस्ट्री, जोग्राफ़ी एंड सोसाइटी और ये पोर्शंस आपके इंक्लूडेड रहते हैं. तो इसमें जो मैंने सोर्सेज यूज़ किए थे वो कोई डिफरेंट सोर्सेज नहीं थे. जो सोर्सेज मैंने प्रीलिम्स के लिए यूज़ किए थे वही सोर्सेज को मैंने मेंस के लिए भी रेफरेंस रखा है फॉर दी ओवरलैपिंग एरियाज़. फॉर एग्जांपल मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम ही यूज़ किया है, एंशिएंट एंड मिडीवल के लिए NCERTs को फॉलो किया. बस डिफरेंस ये था कि यहाँ पे आंसर राइटिंग की भी मैंने प्रैक्टिस करी एंड आई प्रैक्टिस मोस्ट ऑफ माई आंसर्स बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस. तो उसके लिए मैंने विजन IAS का एक 12 टेस्ट का जो टेस्ट सीरीज़ था उसको ज्वाइन किया एंड आई रोट 1 सेक्शनल टेस्ट एंड 1 फुल लेंथ टेस्ट फॉर ईच ऑफ द पेपर्स. तो उस तरीके से मैंने प्रिपरेशन को किया. सेकेंड, एक डिफरेंट इसमें जो रहता है वो सोसाइटी का पोर्शन होता है GS1 में, विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन योर प्रीलिम्स. तो सोसाइटी के लिए जो मैंने सोर्स यूज़ किया था फॉर द स्टैटिक पोर्शन दैट वाज स्मृति शाह मैम का जो विजन IAS का क्लास नोट्स हैं. आई बोरोड दैट फ्रॉम अ फ्रेंड. तो वो मेरा रेफरल मटेरियल था फॉर सोसाइटी. उसके अलावा सोसाइटी में एक सोशल इश्यूज़ का मेंस 365 का जो बुकलेट आता है मैंने उसको भी रेफ़र किया था. तो वहाँ पे आप जो भी डेटा पॉइंट्स हैं उस बुकलेट में दिए हों, जो भी करंट हैपनिंग्स हो अराउंड द सोशल इश्यूज़, तो उनसे रिलेटेड आप कुछ इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उसको अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं. सो दैट विल हेल्प टू इम्प्रूव योर ओवरऑल परफॉर्मेंस. दूसरा, एक चीज़ जो आई थिंक विच इज़ कॉमन फॉर ऑल द पेपर्स, कि आप एक तरीके से जब भी आपके पास क्वेश्चन आता है तो ट्राई एंड एनालाइज कि किस तरीके का डिमांड है क्वेश्चन का और उसके अकॉर्डिंग ही आंसर लिखें. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हिस्ट्री में अगर मैं बोलूँ तो इट वुड बी एडवाइजेबल कि आप एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में या फिर एक थीमेटिक फॉर्म में उसका आंसर लिखें. फॉर एग्जांपल अगर कोई कल्चरल एस्पेक्ट पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप उसका एंशिएंट कल्चरल किस तरीके से था, फिर मिडीवल में किस तरीके से चेंज आए एंड देन मॉडर्न कल्चर किस तरीके से उसका डिफरेंट हुआ है. तो इस तरीके से एक क्रोनोलॉजी को फॉलो करें तो उससे आपका आंसर पढ़ने में भी ईजी होगा एंड यू विल बी एबल टू गैदर मोर पॉइंट्स एंड इन्फॉर्मेशन. GS पेपर 1 में अपने आंसर्स को इम्प्रूव करने के लिए आप कुछ जगह पे डायग्राम्स का यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली जो आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन रहता है. फॉर एग्जांपल जो टेम्पल आर्किटेक्चर के क्वेश्चंस हैं तो वहाँ पे आप एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से बता सकते हैं कि किस तरीके का डिफरेंस है बिटवीन द नॉर्दर्न स्टाइल एंड द सदर्न स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर. तो इस तरीके की कुछ चीज़ें यूज़ कर सकते हैं. सेकेंडली, ज्योग्राफी का जो पोर्शन है वहाँ पे आप मैप्स को काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं. अगर कोई लोकेशन पूछा है, फॉर एग्जांपल इस साल वॉल्केनोस पे क्वेश्चन था, तो यू कैन क्विकली मेक अ वर्ल्ड मैप और वहाँ पे आप वॉल्केनोस को डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो इससे आपका टाइम सेव होगा और दूसरा ये है कि एग्जामिनर के लिए भी इफ़ेक्टिवली उसको समझ आएगा, पढ़ने में भी ईजी होगा. तो ये 2 तरीके से हेल्प करेगा.
ऑल्सो आप इवन हिस्ट्री के पोर्शंस में आप डायग्राम्स का या मैप्स का यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल इस बार एक सोशल रिफॉर्म्स पे एक क्वेश्चन था, सो आई मेड अ वेरी क्विक मैप कि महाराष्ट्र में किस तरीके के रिफॉर्म मूवमेंट्स थे एंड वेस्ट बंगाल में किस तरीके के थे. सो दैट काइंड ऑफ सेव द स्पेस ऑल्सो. बट इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आप ये एकदम सिर्फ एग्जाम में जाके ना करें. जब भी आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वहाँ पे कुछ इस तरीके के मैप्स, डायग्राम्स जो भी हैं उनको पहले से प्रैक्टिस कर लें, ताकि एग्ज़ाम में आप इसको एक टाइम बाउंड मैनर में फिनिश कर सकें. एक और जो मेजर चैलेंज मेरे साथ पर्सनली हुआ था इन GS पेपर 1 was finishing the paper. For some reason I became too lax और मैं शुरू के 10 क्वेश्चंस करने में मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लिया था. एंड जो मेरे 15 मार्कर्स थे, स्पेशली इन द लास्ट 2 क्वेश्चंस, आई हैड टू ओनली राइट पॉइंट्स बिकॉज मेरे पास टाइम ही नहीं था. सो बी वेरी केयरफुल कि आपका टाइम कितना जा रहा है और आप अपने टाइम, हर क्वेश्चन को इक्वल टाइम देने की ज़रूरत है इन द 10 मार्कर्स. एंड जो भी इक्वल टाइम होगा वो आप 11 to 20 मार्कर, जो 10 क्वेश्चंस रहते हैं, तो एडिक्वेट टाइम दें. ऐसा नहीं है कि किसी क्वेश्चन पे आप अननेसेसरीली 20 मिनट्स स्पेंड कर रहे हैं. तो उस तरीके से आप अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं फॉर योर GS पेपर 1. आई थिंक दिस वुड हेल्प कि आपका GS पेपर 1 में एक इफेक्टिव स्कोर आ सके. DKT UPSC CSC. अगर आप केवल सिविल सर्विस परीक्षा के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें DKT UPSC CSC चैनल. यहाँ आपको टॉपर्स के वीडियो रैंक के हिसाब से अरेंज मिलेंगे. चैनल के लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं. नाउ कमिंग टू GS पेपर 2. तो GS पेपर 2 का जो सिलेबस है उसमें आपका पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, सोशल जस्टिस एंड गवर्नेंस का पार्ट इंक्लूडेड होता है. तो इसमें अगेन जो ओवरलैपिंग एरियाज़ थे, फॉर एग्जांपल आपका जो पॉलिटी है उसमें मैंने लक्ष्मीकांत को ही रेफ़र किया था. यहाँ पे अगेन आप आंसर राइटिंग पे ज़्यादा फोकस करेंगे. डिफरेंस इस तरीके से रहेगा कि पॉलिटी में जब आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं तो काफ़ी ऑब्जेक्टिव अप्रोच होता है. यहाँ पे आप आर्टिकल्स को कोट करें जब भी आप किसी चीज़ के बारे में लिख रहे हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप इलेक्शन कमीशन के बारे में लिख रहे हैं तो कोट द आर्टिकल, या प्रेसिडेंट के बारे में लिख रहे हैं, या पार्लियामेंट के प्रिविलेजेस के बारे में लिख रहे हैं तो वहाँ पे जो भी आर्टिकल्स उससे रिलेटेड हैं उनको कोट करें. सेकेंडली सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को आप यूज़ कर सकते हैं इन योर पॉलिटी आंसर्स. हाउ विल यू कलेक्ट दिस इन्फॉर्मेशन? तो ये इन्फॉर्मेशन या तो आप जो स्टडी मटेरियल यूज़ कर रहे हैं करंट अफेयर्स का, वहाँ से आप इसको कलेक्ट कर सकते हैं. I was personally using the Vision IS monthly magazines and I also referred to Mains 365. तो वहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन दी रहती थी विद रिगार्ड टू सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, तो उसको आप कलेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं. ऑल्सो इसमें आप कुछ डेटा पॉइंट्स एंड फैक्ट्स यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल ADR की कोई रिपोर्ट है, किसी कोई NGO की कोई रिपोर्ट है, तो उस तरीके से अगर कोई बहुत प्रोमिनेंट इन्फॉर्मेशन है, किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की अगर कोई रिपोर्ट आई है ऑन सर्टेन इशू, तो वो इन्फॉर्मेशन को भी आप यूज़ कर सकते हैं टू इंक्रीज़ द क्वालिटी ऑफ योर आंसर्स. फॉर अ लॉट ऑफ इशूज़ बहुत सारी कमिटीज़ बनी हैं इन द पास्ट. फॉर एग्जांपल आपकी ARC है या फिर इंडिविजुअल कोई कमिटीज़ हैं, तो आप उस तरीके की कमिटीज़ को भी कोट कर सकते हैं, स्पेशली इन योर वे फॉरवर्ड, जब आपको कोई सजेशन देना हो कि किस तरीके से आप अपने चीज़ों को इम्प्रूव करेंगे, तो वहाँ पे आप कमिटीज़ का यूज़ कर सकते हैं. अगेन इस पे बहुत ज़्यादा मटेरियल फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है. डू नॉट गेट इंटिमिडेटेड दैट मुझे नहीं पता है कि ये बहुत कमिटीज़ या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के बारे में आई एम नॉट अवेयर. आप अपना जो भी करंट अफेयर्स मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसमें डेफिनेटली ये इन्फॉर्मेशन दी रहती है. तो जब भी आप पढ़ें तो बी केयरफुल कि इस इन्फॉर्मेशन को आप यूज़ कर रहे हैं. सेकेंडली ये इन्फॉर्मेशन आपको न्यूज़पेपर से भी मिल जाएगी. तो यहाँ पे यही होगा कि डू नॉट रन आफ्टर अ लॉट ऑफ मटेरियल कि कहीं ऐसा एडिशनल सोर्स है जहाँ से आप ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें. जो भी आप अपनी डे टू डे प्रिपरेशन में पढ़ेंगे, चाहे वो न्यूज़पेपर्स हों चाहे मैगजीन्स हो, तो वहाँ से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. फॉर आर्टिकल्स तो आपके लक्ष्मीकांत में ही आर्टिकल्स दिए रहते हैं, आप उनको मेमोराइज़ कर लें एटलीस्ट फॉर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, और उनको अपने आंसर्स में यूज़ करें. पॉलिटी में अगेन करंट अफेयर्स से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो मैंने पर्सनली न्यूज़पेपर्स से तो कोई नोट्स नहीं बनाए थे, बट आई रेफर टू द विजन IS मेंस 365 मटेरियल. तो वहीं से मैंने जितना भी अपना प्रिपरेशन था वो किया था. तो आप करंट अफेयर्स के लिए कोई भी मैगज़ीन फॉलो कर सकते हैं या फिर न्यूज़पेपर से नोट्स बना सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. तो इस तरीके से आप पॉलिटी में आंसर राइटिंग कर सकते हैं. सेकेंडली दूसरा पोर्शन आता है इंटरनेशनल रिलेशंस का. इंटरनेशनल रिलेशंस में मोस्ट ऑफ द इश्यूज़ जो रहते हैं वो करंट ओरिएंटेड ही होते हैं. मैंने उसके लिए अगेन विजन IS का जो मेंस 365 का मटेरियल था वो फॉलो किया था.
बट इसमें इंटरनेशनल रिलेशंस में कुछ स्टैटिक पोर्शंस, फॉर एग्जांपल इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या है, इंडिया का स्टैंड क्या रहा है इन द पास्ट, कुछ कॉमन डॉक्ट्रिन्स, फॉर एग्जांपल गुजरात डॉक्ट्रिन है, या फिर नेहरूवियन एरा में किस तरीके की चीज़ें थी और अब उनमें किस तरीके का चेंज आया है। तो ये कुछ स्टैटिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इसका सोर्स या तो आप जो करंट अफेयर्स मटेरियल पढ़ रहे हैं वहाँ पे भी वो लोग इलेबोरेटली डिस्क्राइब करते हैं, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, या फिर कोई मार्केट में मटेरियल अवेलेबल हो जो कि क्विकली, आपको बहुत बल्कि मटेरियल को नहीं फॉलो करना है, बट कोई क्विक मटेरियल अगर शॉर्ट में कहीं पे स्टैटिक पोर्शन का कुछ डिस्क्रिप्शन है स्पेशली अबाउट फॉरेन पॉलिसी, तो वो आप पढ़ सकते हैं। अदरवाइज इट इज़ नॉट वेरी मच नीडेड। अगर आप करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर्स रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो एक अंडरस्टैंडिंग खुद से डेवलप हो जाती है आफ्टर रिपीटेड रीडिंग्स, तो वहाँ से भी आप इस तरीके की इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं। तीसरा पोर्शन गवर्नेंस का है, तो गवर्नेंस में मैंने ऐसे कोई स्पेसिफिक मटेरियल को रेफ़र नहीं किया था। आई ओनली रेफ़र टू द करंट अफेयर्स जो बुकलेट में दिया रहता था, और उसी से मोस्टली ई गवर्नेंस या फिर सिटीज़न चार्टर उस तरीके के क्वेश्चंस वहाँ से कवर हो गए थे। सोशल जस्टिस वाला जो पोर्शन है उसके लिए अगेन आई रेफ़र टू विजन IAS में स्मृति शाह मैम के जो नोट्स हैं तो उनको यूज़ किया था और उसको सप्लीमेंट किया था विद द करंट अफेयर्स मटेरियल। यहाँ पे भी GS पेपर 2 में इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करें। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस एक टाइम बाउंड मैनर में करें, और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अपने आंसर्स को एनरिच करने के लिए इन पेपर 2 यू हैव टू ऐड आर्टिकल्स जो भी रेलिवेंट हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। आप प्रीएम्बल को कोट करें, आप कॉन्स्टिट्यूशन का अगर आपको जो और चीज़ें पता हैं उनको कोट करें, आप कमिटीज़ की रिपोर्ट्स को कोट करें या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को कोट करें, तो इस तरीके से ओवरऑल आपका परफॉर्मेंस इन्हांस हो सकता है। दूसरा, कुछ कॉमन कोर टॉपिक्स होते हैं जिनसे हर साल पेपर 2 में क्वेश्चंस ऑन एंड ऑफ आते ही रहते हैं। फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट है, चाहे पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ है, स्पेशली वो किस तरीके से फंक्शन कर रहे हैं, तो उस तरीके के जो टॉपिक्स हैं तो एक एनालिसिस, एक ओपिनियन अपना डेवलप डेफिनेटली करें। इफ़ पॉसिबल आप उनके 1 पेजर नोट्स बना सकते हैं। आई पर्सनली डिड नॉट मेक एनी नोट्स, मैंने जो भी मटेरियल था उसी को रेफ़र किया था। अगर मुझे कोई उसमें इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन लगती थी सो आई टू स्ट्राइक इट ऑफ देयर एंड देन, ताकि रिविजन के टाइम पे मुझे पता हो कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो इस तरीके की स्ट्रैटेजी आप GS पेपर 2 के लिए फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट हम GS पेपर 3 की बात करेंगे। तो GS पेपर 3 में आपका इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट और एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो अगेन फॉर मी आई थिंक एट अ पर्सनल लेवल GS पेपर 3 थोड़ा सा आई यूज्ड टू बी स्कैर्ड ऑफ दैट पेपर बिकॉज इकोनॉमी मुझे लगता था कि मेरा वीक सेक्शन है। तो अगर मैं स्टार्ट करूँ इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर के लिए, तो उसमें मैंने स्टैटिक पोर्शन में अनुपम सर एट स्मार्ट वर्क लैब्स उनके नोट्स को रेफ़र किया था, एंड आई थिंक दे वर वेरी यूजफुल बिकॉज एटलीस्ट द फर्स्ट क्वेश्चन जो था कि GDP में किस तरीके से चेंज हुआ है आफ्टर 2015, सो दैट वाज डायरेक्टली फ्रॉम द नोट्स एंड आई वाज एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन। तो इकोनॉमी के स्टैटिक के लिए वो रेफ़र किया था, एंड फॉर ऑल द करंट अफेयर्स इकोनॉमी में जो भी एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमी का रहता है उसके लिए सिमिलर विजन IAS का मेंस 365 मटेरियल मैंने यूज़ किया। फॉर साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, जो भी चीज़ें हैं वो मैंने मोस्टली करंट अफेयर्स से किया है। आई डिड नॉट रेफ़र टू एनी ऑफ द स्टैटिक सोर्स फॉर द सेम। तो करंट के लिए मैंने अगेन विजन का ही मटेरियल यूज़ किया था, और इसमें भी GS पेपर 3 में इम्पॉर्टेंट है कि आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें, बिकॉज आंसर राइटिंग यहाँ पे भी इम्पॉर्टेंट रहेगा कि आप डेटा पॉइंट्स जो हैं, बिकॉज स्पेशली इन द इकोनॉमी सेक्शन यू नीड टू कोट सर्टेन स्टेटिस्टिक्स, फॉर एग्जांपल विद रिगार्ड टू पॉवर्टी और विद रिगार्ड टू अनएम्प्लॉयमेंट या फिस्कल डेफिसिट कितना है, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको पुट अप करनी होगी। दूसरा, इकोनॉमिक सर्वे और जो बजट है फॉर द ईयर जिसमें आप अपीयर कर रहे हैं उसको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। उसमें जो भी फैक्ट्स दिए हुए हैं कि कितना फिस्कल डेफिसिट था, अगर कोई स्कीम के बारे में डिस्क्रिप्शन है, फॉर एग्जांपल इफ़ आई रिमेंबर 2019 में शायद आयुष्मान भारत पे एक पूरा चैप्टर डेडिकेटेड था, तो उस तरीके का अगर कोई इन्फॉर्मेशन उसमें है तो उसके बारे में पढ़ के जाएं। अगर कोई इंडेक्स इकोनॉमिक सर्वे में कोट किया गया है, फॉर एग्जांपल आई थिंक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स या इनोवेशन की बात की गई थी इन द लास्ट फ्यू सर्वेज, तो उस तरीके का अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन है जो आपके बजट में है या फिर सर्वे में है, तो वो इन्फॉर्मेशन को आप अपने आंसर्स में यूज़ करें, और ऑल्सो उस डॉक्यूमेंट को अच्छे से पढ़ के जाएं फॉर योर GS पेपर 3, बिकॉज lot of times we see that direct questions can come from your survey and budget, तो वो इम्पॉर्टेंट होगा। इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक के लिए भी आप इंटरनेशनल इन्वायरमेंट के लिए अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो जो भी आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी अगर कोई रीसेंट मीटिंग हुई है और वहाँ पे इंडिया के कोई कमिटमेंट्स हैं,
तो उनको आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे इस बार COP26 में इंडिया ने जो पंचामृत कमिट किया था, तो उस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। सो बी वेरी अवेयर कि रीसेंट डेवलपमेंट्स एनवायरनमेंट में क्या चल रहे हैं, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो या फिर इंटरनेशनल हो। इन्वायरमेंट में आई थिंक इन द प्रेजेंट टाइम्स ऑल्सो रिन्यूएबल एनर्जी का जो सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उस पर ध्यान रखें कि रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में आपको कुछ डेटा पॉइंट्स पता हो, वो कहाँ कहाँ हम किस तरीके से उसमें कोई रीसेंट डेवलपमेंट्स अगर हमारे हो रहे हैं तो वो आपको अवेयर हो आप उसके बारे में। अगर हमारे टारगेट्स चेंज हुए हैं तो कौन से ईयर में हम नेट ज़ीरो अचीव करना चाहते हैं, कोई रीसेंट कॉन्फ्रेंस हुई है या फिर इवन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने अगर उसके बारे में कुछ कहा है, तो उस तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन जो भी है वो आप अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं, तो उससे आपके आंसर्स बेटर इनरिच होंगे। साइंस एंड टेक अगेन आई वॉज फ्रॉम अ साइंस बैकग्राउंड, तो इतना मैंने स्टैटिक पोर्शन के लिए कभी कुछ रेफ़र नहीं किया, एंड आई डू नॉट थिंक कि इवन इफ पर्सन इज़ नॉट फ्रॉम अ साइंस बैकग्राउंड की बहुत ज़्यादा स्टैटिक क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस मोस्टली करंट बेस्ड होते हैं, तो अगर आपको स्पेसिफिकली भी उसके बारे में नहीं पता है तब भी ट्राई एंड इनकॉर्पोरेट अ लिटिल बिट ऑफ डायमेंशंस की उसको हम किस तरीके से पॉलिसी मेकिंग में यूज़ कर सकते हैं, या फिर उस पर्टिकुलर थीम का क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है, एनीथिंग दैट यू नो अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्पेस मिशन है तो उसका जनरल अगर आपको कुछ नहीं भी पता है तो 1 से 2 पॉइंट की उसका फ्यूचर इम्प्लीकेशन हो सकता है कि वो रिसर्च पर्पसेस में हेल्प करे, बेटर एक्सप्लोरेशन में हेल्प करे, और इट वुड सपोर्ट समथिंग विथ रिगार्ड टू बिग बैंग थ्योरी। इस तरीके की जो भी चीज़ें आप करंट अफेयर्स में पढ़ते हैं उससे उसको थोड़ा सा एसिमुलेट करने की कोशिश करें इन द एग्जाम हॉल, इवन इफ़ यू डू नॉट नो एनीथिंग, एंड ट्राई एंड राइट समथिंग अबाउट इट, बिकॉज एनीवे देयर इज़ नो नेगेटिव मार्क। तो अगर आपको +1 या 2 मार्क भी ऐसे किसी क्वेश्चन में मिल जाता है तो दैट वुड वर्क इन योर फेवर। तो ये मोस्टली स्ट्रैटेजी रहेगी फॉर GS पेपर 3। नेक्स्ट आपका आएगा GS पेपर 4 जो एथिक्स का पेपर है। तो एथिक्स में मैंने जो मटेरियल यूज़ किया था एज माय स्टैटिक सोर्स वो अतुल गर्ग सर के क्लास नोट्स थे, तो फॉर द डेफिनेशंस पार्ट मैंने वो रेफ़र किया था, बट आई डिड नॉट फॉलो द नोट्स थ्रू आउट। मैंने उसमें अपने पर्सनलाइज चेंजेस कुछ इनकॉर्पोरेट करे। फॉर एग्जांपल जो भी डेफिनेशंस रहती हैं वो मैंने वहाँ से यूज़ करी, बट जो उसका एग्जाम्पल था वो मैंने खुद का बनाने की कोशिश करी। वो एग्जाम्पल या तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से रिलेटेड था, या फिर अगर आपने कहीं से किसी चैनल पे कुछ सुना है, कोई न्यूज़ में आपको इन्फॉर्मेशन है, तो उस तरीके का कुछ आप एग्जाम्पल पुट अप कर सकते हैं। अगर आपको कुछ नहीं भी पता है तो आप एक क्विक गूगल सर्च करें तो आपको उससे रिलेटेड कोई ना कोई एग्जाम्पल डेफिनेटली मिल जाएगा। मुझे लगता है इसमें ये एडवांटेज होता है कि इफ़ एवरीबडी इज़ रीडिंग द सेम नोट्स एंड यूजिंग द सेम एग्जाम्पल्स, तो वो एग्जामिनर जो है इट इज़ पॉसिबल कि 10 बच्चों का जिनने सेम एग्जाम्पल लिखा है वो सेम कॉपी एक पर्सन के पास आए। तो अगर आपका एग्जाम्पल डिफरेंट होगा तो वो इंटरेस्टिंग बनाएगा एग्जामिनर के लिए भी उस चीज़ को पढ़ना, तो उस तरीके से आपके शायद कुछ मार्क्स इंक्रीज़ हो सकते हैं। दूसरा एथिक्स में इम्पॉर्टेंट है कि आप थोड़ा सा क्रिएटिव हो और डायमेंशंस को एक्सप्लोर करें। ये पॉसिबिलिटी आपको बाकी GS पेपर्स में नहीं मिलती है, बट आप एथिक्स में अपना एक पर्सनल टच ला सकते हैं। तो ट्राई एंड डू दैट कि आप कुछ पर्सनल एग्जाम्पल अगर ऐड कर पाएँ तो। तीसरी चीज़ ऑलवेज़ ट्राई कि आप कोई थिंकर्स या फिलोसोफर्स को कोट कर सकें। इसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ फैंसी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो भी बेसिक आपके एथिक्स में कुछ थिंकर्स, जो मैंने तो नोट्स को ही यूज़ किया था, तो वहाँ से कुछ जो इम्पॉर्टेंट कोट्स थिंकर्स के बारे में थे जो उन्होंने दिए थे, उस तरीके की इन्फॉर्मेशन को आप यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी आपके लिमिटेड रिसोर्सेज हैं आप उनको समहाउ ब्रेनस्टॉर्मिंग करके मल्टीपल जगह पर यूज़ करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं है कि आपको हर आंसर के लिए एक अलग कोट की ज़रूरत है। इफ़ यू हैव अ सेट ऑफ 15 to 20 कोट्स विथ यू, तो आई थिंक वो आपको 10 आंसर लिखने होते हैं। सो पर पेपर ऑल्सो इफ़ यू राइट पर क्वेश्चन इफ़ यू राइट 1 कोट तो दैट वुड सफाइस। तो उस तरीके से आप एथिक्स का जो आंसर वाला पार्ट है उसको एड्रेस कर सकते हैं। सेकंड, एथिक्स में इम्पॉर्टेंट है केस स्टडीज़ वाला टॉपिक। केस स्टडीज़ में एक चीज़ प्रॉब्लम ये आती है कि केसेस काफ़ी लंबे होते हैं और उसको पढ़ने में काफ़ी सारा टाइम चले जाता है। सो ये जब आप प्रैक्टिस करें तो मेक श्योर कि यू आर वेरी थॉरो विथ इट, कि आप बहुत क्विकली उसको पढ़ रहे हैं एंड यू आर मार्किंग द कीवर्ड्स इन द पेपर इटसेल्फ, नॉट इन द आंसर पेपर, इन योर क्वेश्चन पेपर। एंड वहाँ पे आप उसको मार्क कर लें, और जब आप आंसर लिख रहे हैं तो उन कीवर्ड्स का यूज़ करें जो आपके केस में दिए हुए हैं।
दूसरी चीज़ केस स्टडीज़ में है कि वेरी ऑफन वी सी कि जो थीम है ऑफ द केस स्टडी विच इज़ रिपीटेड, फॉर एग्जांपल वो करप्शन से रिलेटेड हो सकता है, आपका कोई कॉरपोरेट मिसमैनेजमेंट हो सकता है, उसमें कोई इन्वायरमेंटल एंगल हो सकता है। तो जब भी आप पढ़ रहे हैं और जब आप टेस्ट सीरीज़ में आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं तो उस तरीके के थीम को अपने लिए प्रिपेयर कर लें। और जो केस स्टडीज़ का इंट्रोडक्शन है उसमें जो भी इन्फॉर्मेशन आपने अपने पॉलिटी सोसाइटी में पढ़ी है, कोई रिपोर्ट, कोई कमिटी है, कोई डेटा फैक्ट्स जो आपने वहाँ पे पढ़े हैं, वो आपको सिमिलर इन्फॉर्मेशन को आप अपनी केस स्टडीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। एक और चीज़ जो हमने देखा है कि एग्ज़ाम में आई सॉ दिस टाइम दैट कुछ क्वेश्चंस में देयर वर 5 पेजेस गिवन फॉर अ पर्टिकुलर केस एंड कुछ में 4 पेजेस ही दिए हुए थे। तो डू नॉट थिंक कि आपको 5 के 5 पेज भरने हैं, जस्ट भी मेक श्योर कि आपने सारे पॉइंट्स जो भी उसमें पूछे गए हैं वो एड्रेस कर लिए हैं। इवन इफ़ यू लीव 1 पेज ब्लैंक और आप 4 पेजेस में उसको एड्रेस करते हैं, सो यू कैन स्ट्राइक दैट पेज ऑफ। तो उस तरीके से आप अपना टाइम भी मैनेज कर सकते हैं। एन इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट एथिक्स पेपर इज़ कि डू नॉट थिंक कि केस स्टडीज़ को ज़्यादा टाइम डिवोट करना है बिकॉज वो दिखने में काफ़ी बड़ा लगता है। बी मेक श्योर कि आप दोनों ही सेक्शंस को, चाहे वो सेक्शन ए हो चाहे सेक्शन बी हो, उनको एडिक्वेट टाइम डिवोट करें। तो इन दिस वे आई थिंक यू कैन इंक्रीज योर ethics score in the exam. Ethics with S. Ansari remains the best ever choice. Do you know that ethics paper is the only paper in general studies that pays more with less efforts? One can easily secure 130 to 140 marks. Lukman IAS is a well-established name since 2014 for ethics paper. We offer 3 types of courses: Ethics Foundation course, Ethics Case Studies, and Ethics Test Series. Since 2015, Lukman IAS students have maintained the records of securing the highest marks in this paper. So, why to wait? Contact us today for more information. Next, we will discuss about the interview strategy. So, for this year, I have a score of 193 in the interview. तो इंटरव्यू के लिए जो मोस्टली प्रिपरेशन रहता है दैट इज़ 2 पार्ट्स में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। एक तो आपका जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म है और दूसरा प्रिपरेशन पार्ट रहता है आपका जो भी करंट अफेयर्स हैं। तो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में इंपॉर्टेंट है कि जो भी इन्फॉर्मेशन आप वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बारे में आपको हर एक चीज़ पता हो। एटलीस्ट 90% तो कवरेज रहना ही चाहिए, बी इट योर होम स्टेट, योर हॉबीज़, द मीनिंग ऑफ योर नेम, आपका स्कूल, कॉलेज, कोई भी जो भी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आपने वहाँ पे प्रोवाइड की है तो उसके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। एंड आप उसको सर्च करें, यू कैन रीड सम स्टैंडर्ड, अगर आपका कोई स्टेट से रिलेटेड है तो विकीपीडिया पे सर्च करके आप इस इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। यू कैन टॉक टू पीपल अराउंड और वहाँ से उस इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। Also, while filling the detailed application form, do not try and bluff and put in too many things in the form because they are not looking for somebody who has been an overachiever और बहुत सारे achievements आप अपने describe करें। Be genuine, जो भी चीज़ें आपने करी हैं आप उस information को वहाँ पे provide करें। अगर कुछ ऐसी चीज़ है जो आपने नहीं करी है तो you can always leave the section blank. फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ स्पोर्ट्स में कोई अचीवमेंट नहीं थे तो आई लेफ्ट इट ब्लैंक। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, दे विल आस्क यू क्वेश्चंस फ्रॉम दी अदर एरियाज़ एंड दे डू नॉट माइंड अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो एक सेक्शन को ब्लैंक छोड़ें। सेकेंडली, करंट अफेयर्स जो पोर्शन है उसके लिए आप मैंने 2 न्यूज़पेपर्स को फॉलो किया था। सो आई फॉलोड द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस। तो आप जो भी न्यूज़ आ रही है उसको एक डायरी मेंटेन कर लें और उस पर 4 to 5 इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ऑफ दैट डे उसको नोट करते रहें ऑन अ डेली बेसिस। और अगर कोई ऐसा इशू चल रहा है जिसपे आपको लगता है कि ओपिनियन डेवलप करने की ज़रूरत है तो उसके बारे में एक अपना ओपिनियन बना लें एंड बी रेडी विद द आंसर कि किस तरीके से आंसर उसका डिलीवर किया जा सकता है। सो दैट वुड बी वन इम्पॉर्टेंट थिंग। एक और चीज़, देयर इज़ अ टेलीग्राम ग्रुप एवरी ईयर दैट कम्स अप जो इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट्स प्रोवाइड करते हैं। तो आप प्लीज़ कुछ इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट्स को देखें और वहाँ से समझने की कोशिश करें कि एक्चुअल इंटरव्यू में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उस पर्सन का बैकग्राउंड कैसा था और उससे किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अगर आपका सिमिलर बैकग्राउंड है तो पॉसिबिलिटी है कि आपसे भी सिमिलर तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस था इन दी इंटरव्यू तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो थे वो दे वर सेंटर्ड अराउंड डैफ, मेरे होम स्टेट उत्तराखंड से रिलेटेड थे या फिर जो भी करंट हैपनिंग्स थी उनसे रिलेटेड थे, स्पेशली विथ रिगार्ड टू द मेडिकल सेक्टर। बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल रिलेशंस के क्वेश्चंस मुझसे नहीं पूछे गए थे एट अ पर्सनल लेवल।
तो बी श्योर कि जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है आप उसका आंसर दें. अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आता है तो यू कैन ऑलवेज पोलाइटली से सॉरी एंड द बोर्ड वुड नॉट माइंड एंड दे विल ऑलवेज मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. तो इस तरीके से आप अपने इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करें. एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आई थिंक फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दीज डेज सभी मॉक इंटरव्यूज़ के लिए अपीयर करते हैं. सो इट इज़ एडवाइजेबल कि आप एटलीस्ट 1 से 2 मॉक इंटरव्यूज़ तो अटेंड करें. डू नॉट अटेंड टू मेनी मॉक्स बिकॉज वो भी काउंटर प्रोडक्टिव होता है. 1 से 2 मॉक्स में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे ध्यान रखें कि सारी इन्फॉर्मेशन आपके जो भी वो आपको फीडबैक देते हैं आपको सब कुछ दिल पे नहीं लगाना है. कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपको लगता है कि आपकी पर्सनालिटी को इन्हांस कर सकती है उसको आप यूज़ कर सकते हैं. बिकॉज कई जगह पर मेरे साथ भी ऐसा हुआ था दैट द फीडबैक वॉज ए लिटिल इंटिमिडेटिंग. तो उस तरीके से आप ना उसको ज़्यादा ना सोचें. जो आपको लगता है रेलिवेंट है आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से उसको इनकॉर्पोरेट करें. एंड मेक श्योर कि जो वीडियो मिलता है आपको बिकॉज मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स दीज डेज दे प्रोवाइड यू विथ अ वीडियो. तो उस वीडियो को आप डेफिनेटली वापस आके देखें और उसमें ये एनालाइज करें कि जो भी उसमें क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं क्या आप उन क्वेश्चंस के डिमांड को एड्रेस कर रहे हैं और क्या आप उन क्वेश्चंस को बेटर डिफाइन करके बेटर तरीके से रिफ्रेस कर सकते हैं जिससे आपका आंसर की जो डिलीवरी है वो इम्प्रूव हो. दिस विल हेल्प टू इम्प्रूव योर आर्टिकुलेशन ऑल्सो योर आंसर्स. एंड अपने मैनरिज्म को देखें. ये ध्यान रखें कि कोई एक्सप्रेशंस ऐसे तो आपके फेस से नहीं लग रहा है दैट यू आर अ लिटिल स्कैर्ड और नर्वस. तो उस तरीके की चीज़ें जब आप अपने वीडियो को देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा. ऑल्सो शेयर योर वीडियो विथ योर फ्रेंड्स विथ योर मेंटर्स जो भी आपके क्लोज हैं आपके पेरेंट्स फैमिली मेम्बर्स. तो बिकॉज इंटरव्यू इज़ एक्चुअली अ फन स्टेज ऑफ द एग्ज़ाम. तो यहाँ पे आप काफ़ी और लोगों को भी अपने साथ इन्वॉल्व कर सकते हैं और उनकी हेल्प लें. उनसे पूछें कि अगर एक आपका मैनरिज्म आपका पोस्चर किस तरीके का दिख रहा है. डू यू साउंड आर्टिकुलेट इनफ और नॉट. तो उस तरीके की हेल्प से आई थिंक आप अपने इंटरव्यू स्कोर्स को भी इम्प्रूव कर सकते हैं. At the last, I would say that this is what was from my end. I have also come up with a Telegram channel. If there is some information that I missed out on this video, I will try and post it there. Also, if I have some notes or some other strategy to share, I'll share it there. And you can connect me through that channel. I wish all the people who are watching DKT all the best for their civil services preparation. And DKT has been important and a useful platform because I also refer to previous topper videos in the same platform. तो आप भी कुछ अगर मेरी बताई हुई इन्फॉर्मेशन से कुछ हेल्प ले सकें so I think the purpose would be served. Thank you.